एक बार फिर उठी चकबंदी की मांग। पर्वतीय क्षेत्र में चकबंदी की जागरूकता के लिए भूमिधरों के सहयोग से चकबंदी जागर यात्रा का आयोजन किया गया। गणेश सिंह गरीब जी का गरीब क्रांति अभियान के कार्यकर्ताओं ने आज देहरादून के घंटा घर में स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की प्रतिमा से चकबंदी जागर यात्रा शुरू कर शहीद स्मारक तक जन जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि जिस प्रकार सरकार अन्य कानून ला रही है उसी प्रकार चकबंदी कानून को भी पहाड़ों पर लागू किया जाए, जिससे पहाड़ के बिखरे खेत एक जगह लोगों को मिल सके और लोग पहाड़ में वापस लौट सके। देखें परिचर्चा में किसने क्या कहा। नमस्कार साथियों, आज देहरादून के शहीद स्थल में इस वक्त मौजूद है। तमाम साथी मेरे साथ हैं जो कि चकबंदी आंदोलन को लेकर के उत्तराखंड में एक अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सभी लोगों को पता है कि वर्तमान सरकार द्वारा चकबंदी के लिए कानून जरूर बनाया गया, लेकिन उस पर कार्य नहीं किया गया। मेरे साथ तीरथ सिंह राही जी हैं, उनसे भी जान लेंगे कि किस तरह से ये आंदोलन है, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या इस आंदोलन की भूमिका है। सन 1984 की बात है और एक सामान्य सा व्यक्ति दिल्ली में अपना रोजगार करता था। रेडियो मैकेनिक की उनकी दुकान थी। वो अपने गांव आ गए तो उनके अंदर एक प्रेरणा आई कि पहाड़ों में चकबंदी के अलावा यहाँ विकास हो नहीं सकता है। तो उन्होंने हमसे मिलते जुलते रहते थे, तो हमने पहली मीटिंग जो है चकबंदी के लिए एकेश्वर राज के इंटर कॉलेज में करवाई और काफ़ी लोग जुटे, तो लोगों के सुझाव आए। उसके बाद ये धीरे धीरे करके शुरू हुआ और बहुत सारे लोग उससे जुड़ते गए। लोगों के अंदर चकबंदी का विचार आता गया। फिर हमारे जो कपिल भाई हैं डोभाल जी, इन नौजवान लोग भी जुड़े और धीरे धीरे करके गरीब क्रांति अभियान करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। और मैं समझता हूँ कि आज की स्थिति ये है कि लोग इस विषय पर बात करना चाहते हैं। लोग कि सरकार इस कानून पर कार्य करे और इस कानून को आगे बढ़ाए। थोड़ा सा इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सोमेश जी भी हैं। उसके बाद कपिल भाई से हम पूछ लेंगे। थोड़ा सा इस एनर्जी थोड़ा इसमें लेवल पे लिया है। तो सोमेश भाई क्या मानते हैं? धन्यवाद मनीष भाई। अभी जैसे कि कल भी हमारी चर्चा हो रही थी, तो एक महत्वपूर्ण बात जो ये है कि ये जो विषय है ये राजनीतिक विषय बिल्कुल भी नहीं है। चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो, कांग्रेस से जुड़ा हो, अन्य दलों से जुड़ा हो, ये जो विषय है ये पहाड़ के प्रत्येक परिवार की आर्थिक मजबूती का, संस्कृति बचाने का, सभ्यता बचाने का, पुंगड़ी बचाने का, बच्चों का भविष्य बचाने का विषय है। दूसरी मजे की बात यह है कि अभी साथी कह रहे थे कि बड़ा कठिन है, तो अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो अभी कपिल भाई से भी मेरी बात हो रही थी इस विषय पे, चकबंदी के विषय पे पूरे 12 साल तक माननीय निशंक जी ने आंदोलन किया, जो मुख्यमंत्री भी रहे। तो जब मुख्यमंत्री बन गए तो वो विषय गोल हो गया। पहाड़ के परिवार की ये जिम्मेदारी है। अगर अपना पुंगड़ी अपना भविष्य, आने वाला भविष्य बचाना है तो चकबंदी बहुत आवश्यक है और ये ज्यादा कठिन काम नहीं है। अगर आज हम इसका एग्जाम्पल भी अगर हम प्रांजल भाई दें तो जो प्रॉपर्टी डीलिंग पहाड़ों में हो रही है, आप देखिए बाहर का आदमी कैसे खरीद रहा है बड़े बड़े खेत। एक पुंगड़ी किसी की, एक पुंगड़ी किसी की, वो भी तो चकबंदी का ही फॉर्मूला है। तो हम भी यही काम करना चाह रहे हैं पहाड़ में कि खेत इकट्ठा हो जाए। तो जो काम बाहर का आदमी आके बिना चकबंदी की मदद लिए कर रहा है, वो सरकार कानून बनाने के बावजूद क्यों नहीं कर पा रही है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। और अभी जैसे प्रांजल मुख्यमंत्री रहे हमारे निशंक जी और उन्होंने चकबंदी का आंदोलन शुरू किया। मुख्यमंत्री बने तो वो भूल गए। तो बड़ा सोचनीय विषय है और युवाओं को जरूर जागृत होना होगा। ऐसे चकबंदी आंदोलन का जो गरीब क्रांति अभियान है हमारा, उसके मूल कपिल डोभाल जी जिन्होंने शुरू करा था पूरा ये आंदोलन, काफी सालों से लगे हुए थे और अभी इस आंदोलन को जरा एक चिंगारी जरूर मिली है। तो क्या कहना चाहेंगे कपिल भाई? सबसे पहले तो मैं लंबी उम्र की कामना करूंगा जो इस आंदोलन के फाउंडर हैं, प्रणेता हैं गणेश सिंह गरीब जी। और मुझे रियल मायने में खुशी हो रही है कि गणेश सिंह गरीब जी के प्रतिनिधि के रूप में उनका नाती जो ये ब्लैक कमीज जिन्हें पहनी है गरीब जी का नाती है। तो इससे बेटर हमारे
लिए बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है असल में। और दूसरी बताऊं कि अभी कुंवर सिंह भंडारी जो हमारे पूर्व बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी है, इन दो लोगों का उत्तराखंड की चकबंदी में, और राजेंद्र सिंह रावत जी बी पर खड़साली जो हमारे राही जी ने जिक्र किया, केदार सिंह रावत जी का, उनके बड़े भाई, तो इन तीन लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान उत्तराखंड की चकबंदी के लिए रहा है। हम नई पीढ़ी से जुड़े थे और एक बात हमें ये समझनी पड़ेगी, असल में बेसिकली जितने भी लोग हम बैठे हुए हैं, हम भूमिधर हैं, मतलब आने वाली भूमिधर हैं। हमारे सबके पिताजी जीवन के लगभग आखिरी मोमेंट में हैं। मेरे पिताजी की उम्र 70 साल है, इसके पिताजी की उम्र 80 साल है, उनके पिताजी की उम्र 65 साल होगी। हम भूमिधर हैं, बेसिकली आज ये शहीद स्थल में हम भूमिधर बैठे हुए हैं। अब हमें ये चिंता हो रही है कि हम टेक्नोलॉजी जानते हैं कि नई तरह से कैसे करके हम बागवानी की तरफ जाए, उद्यानीकरण की तरफ जाए, हम एग्री बिजनेस की तरफ जाएं, कैसे करके जाएं। हमारी राज्य में ये आप बहुत गहराई से समझने वाले पॉइंट हैं कि पूरे राज्य में 7 गांव चकबंदी के लिए सरकारी स्तर पर नोटिफाइड है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी चकबंदी करते करते मर गए, लेकिन उनके गांव की चकबंदी नहीं हुई। उस 7 गांव जो नोटिफाइड हो रखे हैं उनमें एक गांव मेरा है। मुझे राय जी परसों बड़ी खुशी की बात हुई कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने संसद भवन में चकबंदी को लेके क्वेश्चन किया, और उस कमेंट्स के नीचे किसी एक आदमी ने लिखा था कि कपिल भाई तुम्हारा इसमें बड़ा योगदान है। बात उस योगदान की नहीं होती, बात है कि हम ग्राउंड पे कितने उतरे। मैं अगर आज राय जी पीछे हटाऊं तो मैंने अपने जीवन का प्राइम टाइम इसमें बर्बाद कर दिया, और मुझे लगता है कि अब मेरी हिम्मत नहीं है। और ये स्थिति रियल मायने में हिम्मत नहीं है, हर पर्वत के लोगों की हो चुकी है। वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो हर दिन आंदोलन करने के लिए आ गए। अब अगर हम 5 साल तुम्हारे चकबंदी के प्रचार में लगाए तो हमारा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। सरकार के पास वो तमाम संसाधन है, वो एक दिन में चकबंदी का प्रचार कर लेगी। असल में अभी इंडियन ईयर ऑफ मिलेट 2023 मनाया। मैं कोदा झंगोरे की बात करने वाला व्यक्ति, मैं उसको एडवांटेज तो समझता हूं कि जब सरकारों ने उसमें करोड़ रुपए का प्रचार किया, तो आज जो राज्य का या देश का सम्रांत तबका है कि जो मोटे अनाज से दूर भागता था, वो मोटे अनाजों की खोज कर रहा है। तो इसी प्रकार सरकार चकबंदी की बात क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि कुछ जो सवाल है वो सरकार के स्तर पर रिजॉल्व होने, उनका जवाब वही देंगे। हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार 4 टेलीफोन नंबर जारी कर दे कि जिसको भी चकबंदी के बारे में पूछना हो सरकार के इन अधिकारियों को पूछे। अभी हमने अधिकारी कर्मचारियों की लंबी चौड़ी फौज तैयार कर ली है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ यही हो रहा है कि अपनी एक सोशल डिग्निटी हमारी बन गई कि हम चकबंदी अधिकारी बन गए, हम पटवारी बन गए, हम कानून बन गए, लेकिन किस लिए बने वो ग्राउंड पे नहीं है असल में। अब हमारी तो एक ही मांग है कि एटलीस्ट सरकार चकबंदी का प्रचार शुरू करे। जब तक प्रचार नहीं होगा कुछ नहीं करना है। हम लोग जो है हम काम करना चाह रहे हैं, रियल मायने में हमारी व्यवस्था ही नहीं है, हम काम करना। आपने कानून बना दिया, उस कानून में क्या आपने बनाया है आप लोगों को बता दो असल में। क्योंकि घर का जो आदमी होगा उसको आप ये नहीं बोलना कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जमींदारी एबिलिशन एक्ट में हमने ये अमेंडमेंट कर दिया, 20 अमेंडमेंट हो गए, उसको तुम्हारे संशोधन से कोई मतलब नहीं है। वो सिंपल आपसे एक सवाल करता है कि जी मेरा ये सीरा का खेत है, ये किसी दूसरे को जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, और अगर मैं उसको बताऊं कि तुझे ये मिलेगा तो मैं कितने लोगों को समझा पाऊंगा। सरकार ने एक ड्राफ्ट बना, उसके बाद तमाम तरह का पूरा राज्य का संस्कृति विभाग, सूचना विभाग सरकार के पास है, तो सरकार बताए। दूसरा एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि पिछले 8 साल से, ये मेरी बात हृदय की गहराइयों से निकल रही है, दुखी मन से, कि पिछले 8 साल से चकबंदी पे 0 काम हुआ, खत्म हो गई, बात ही समाप्त, 0 काम। हमारे इस आंदोलन की सीरियसनेस ये थी कि पर्वत के इतिहास में पहली बार हम दिल्ली जंतर मंतर, पर्वत के किसानों की मांग दिल्ली जंतर मंतर तक ले जाने वाले हैं। इस बात की तारीफ भी होनी चाहिए कि एक आदमी जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उस बंदे ने हमारे उस भाव को समझा या उस विजन को समझा कि ये लोग यार राज्य के लोग वहां पहुंचे हुए। मनमोहन सिंह जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उनने तीसरे दिन चौथे दिन बाद पर्वतीय गांव में चकबंदी विभाग का गठन कर दिया। उसके बाद चकबंदी समिति बनी, केदार सिंह रावत जी अध्यक्ष बने, ये चकबंदी एक कानून हुआ। स्टार्टिंग में हरक सिंह रावत जी उसके वो बने मंत्री बने, फिर राजेंद्र सिंह भंडारी जी बने, और उसके बाद हम 0 पे पहुंच गए। असल में बेसिकली क्या था कि जो काम पीछे हुआ था उसको आगे बढ़ना था, आपने जाना था। दूसरी बात है कि उस चकबंदी कानून में एक बहुत बढ़िया बात जो है वो केदार सिंह रावत जी के कारण हुई, क्योंकि उनने कहा कि यार जमीनों के रियल मायने में ऐसे मसले होते हैं कि भाई भाई के आपस में बिगड़ जाती है,
उन्होंने कहा गांव के लोग बैठो, चकबंदी अधिकारी सब आएंगे, तुम आपस में मिलकर खुद डिसाइड कर लेना कि किसको कौन सा खेत चाहिए, किसको कौन सा खेत चाहिए। लेकिन अब सरकार के जो नासमझ टाइप के लोग हैं या जो राजनीतिक पार्टी के नासमझ टाइप के लोग हैं, वो बीच में उसको स्वैच्छिक घुसा देते हैं। असल में बेसिकली चकबंदी स्वैच्छिक नहीं होती, कानूनन होती है असल में। जो स्वैच्छिक की आप बात करें तो हम तो आपस में छोटा बड़ा कर दिया, हमें फिर उसको जरूरी क्या चकबंदी बोलनी है। जहाँ स्वैच्छिक हो रखी है वो आज तक आप मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने स्वैच्छिक चकबंदी की बीबेन खरसाली में राजेंद्र सिंह रावत जी के भाई ने की, वहां का जो गजट नोटिफिकेशन था वो 2020 में कैंसिल हो गया, 22 में, अभी 7 का नोटिफाइड है। मतलब जिन लोगों ने, क्योंकि आपको पता है कि मौके पर तो खेत नहीं है, उस आदमी ने अपने प्रयास से किए, तो उस आदमी ने अपने प्रयास से किए, तो उस आदमी को लगा कि मैंने तो कर दिया, क्योंकि रियल मायने में वो प्रभावशाली लोग थे और वो उस टाइम की बात थी, आज से 35 साल पहले की। लेकिन वर्तमान स्थिति में तो हर आदमी पहाड़ का प्रभावशाली हो गया ना, हर आदमी की पहुंच है, हर आदमी चाहे मुझे ये चाहिए वो चाहिए। कानून बना हुआ है, सब कुछ तुम्हारा, पटवारी तुम्हारे पास, चपरासी तुम्हारे पास, कानून को तुम्हारे पास, चकबंदी अधिकारी तुम्हारे पास, राजस्व सचिव तुम्हारे पास। पिछली बार प्राथमिक ग्राम में चकबंदी बना था, वो विभाग जो खत्म कर दिया गया। हमारी ये मांग थी कि आप हिल कटर की व्यवस्था करें। वो इसलिए मांग थी कि उधम सिंह नगर के लड़के को अगर आप माणा गांव में भेज देंगे तो उसका मन तो उधम सिंह नगर में रहेगा, क्योंकि वो नौकरी के माइंड मेकअप से आ रहा है। असल में जो बच्चा गांव का पढ़ा होगा वो खेती, किसानी, बागवानी, गौड़ी पालन, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, वो सबकी परिभाषा जानता है। तो हमारा ये था कि हमने जो आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन हम प्रेस के माध्यम से जो भी देंगे, उसमें ये चीज़ लिखी है असल में कि अगर हमने मैं जौनसारी नहीं जानता और मैं जौनसारी के किसी ट्यून में पहुंच गया तो मैं गांव की बॉडी को कैसे समझा पाऊंगा कि बॉडी तेरा ही अब्बल खेत है, तुझे अगर बंजर खेत मिल जाएगा तो क्या होगा। अभी लास्ट टाइम मुझे इस बात की खुशी है कि महाराज जी चकबंदी की बात कर रहे थे, कुछ दिन पहले बलवंत ने वीडियो शेयर किया था, तो हमारे पास अभी साइड टेस्ट नहीं हो रखा है। तो जो हमारा कोई बंजर खेत है, हो सकता है कि उस खेत की जो उर्वरा शक्ति हो इस लायक हो कि ये केसर उगाने लायक हो, असल में ये बादाम का पेड़ के लायक खेती हो असल में। लेकिन अभी क्योंकि हम ट्रेडिशनल मेथड पे चल रहे हैं, हम कोदा जंगरों मेरा शारों कर्म यार कुजड़ो इससे ऊपर बाहर नहीं निकल पाए। रियल मायने में पर्वत को अगर बचाना है तो एक ही रास्ता है, हमें चकबंदी की तरफ जाना होगा, देर सवेर कोई रास्ता नहीं है। ये क्योंकि मैं 10-12 साल इस आंदोलन में रहा, इस आंदोलन में बहुत बारीकियां जानता हूँ। मतलब कि बोलते बोलते 4 दिन हो जाएंगे, लेकिन उसका एंड रिजल्ट तो 0 ही होगा ना। मेरे बोलने से क्या हो जाएगा। ये हुआ कि फाइनली हमें पीछे हटना पड़ा कि यार हमारे जीवन का प्राइम टाइम बर्बाद हो रहा है, इसमें बर्बाद हो गया इस आंदोलन के पीछे। लेकिन ये लगा कि दूसरा रास्ता ही नहीं है। जब दूसरा रास्ता नहीं है तो भैया क्या करेंगे असल में, आप खड़े उठेंगे ना। मैं 5 साल में रियल मायने में आज खड़ा उठा, असल में मैंने कहा नहीं ये रास्ता उठना पड़ेगा। उतनी हिम्मत से नहीं उठ पाए, लेकिन उठे तो सही ना। और इस बात की खुशी है कि ज्यादातर इसमें जो बच्चे आ रहे हैं वो बैजरो क्षेत्र से आ रहे हैं, बलवंत के नेतृत्व में। ये बलवंत साथी हमारा हुआ है कि जो दिल्ली से अपने गाँव आया, सुबह हल लगा के आता है असल में। लेकिन उसकी परेशानी ये है कि अगर 4 खेत इकट्ठे हो तो कुछ करता, बेचारा चाहते हुए भी नहीं कर रहा है, असल में नहीं कर पा रहा है। पहाड़ के आदमी को तुम नकारा बनाना चाह रहे हो। रियल मायने में पहाड़ का बहुत स्वावलंबी टाइप आदमी था। हमें रियल मायने में पहाड़ में रिवॉल्यूशन के पैमाने पे पहाड़ को खड़ा करना होगा। और वो रिवॉल्यूशन जो है ना, वो बिना खेती किसानी के नहीं हो सकता। जो हमने ये गरीब क्रांति अभियान दिया था, हमने बहुत स्टडी किया। ये गरीब क्रांति बेसिकली हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की तर्ज पर हमने गरीब क्रांति नाम दिया था। गरीब का मीनिंग दिया था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ग्रोथ थ्रू एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन विद इंटीग्रेटेड बेस। ग्रामीण कृषि क्रांति के लिए एकीकृत आधार था ये असल में, ठीक है। मेरे साथ जो जुड़े सबसे सीनियर मोस्ट कुरियन वर्गीस और MS स्वामीनाथन के पैरेलल डेयरी विकास के वैज्ञानिक डॉक्टर बलवीर सिंह रावत, राय जी आप जानते होंगे, बेचारे एक्सपायर हो गए। तो उस प्रकार की डिग्निटी हमने इस अपने आंदोलन से जोड़ी। किस लिए जोड़ी थी? भाषण देने के लिए क्या? मैं रियल मायने में बोलते हुए मुझे इतना दुख हो रहा है कि यार जीवन का प्राइम टाइम बर्बाद कर दिया इन्होंने। क्या चाह रहे थे असल में कि यार हमारे खेत है, तुम हमारे। अब पटवारी को तो मैं नहीं बुला सकता, क्योंकि मैं इतनी पावर में नहीं हूँ कि पटवारी मेरे बोलने पर 6 महीने डेरा नहीं डालेगा ना मेरे गाँव में। उसके लिए सरकार के सिस्टम को आना पड़ेगा आगे। ये इतना नहीं कर रहे हो, तुम करना क्या चाह रहे हो असल में। तो कुल मिला के बात यह कि इस जवानी को ऐसे बर्बाद मत होने दो। कुछ नहीं चाह रहे तुमसे कोई। हम फावड़े की व्यवस्था भी खुद कर लेंगे, गायत्री भी कर लेंगे, सब व्यवस्था अपना कर लेंगे। आज अनु पटवाल भाई अपने लिए व्यवस्था कर रहा है ना। उसने किसी को नहीं बोला, उन्हें पहली बार कुछ कैश क्रॉप लगाई जिससे परिवार का जीवन यापन हो जाए, फिर आगे बढ़े। असल में आज सफल बागवान के रूप में काम कर रहे हैं असल में। तो बहुत से हमारी नई पीढ़ी के बच्चे, नई पीढ़ी के लोग ये काम करना। जो हमारा BSc एग्रीकल्चर का लड़का जो है वो नौकरी ढूंढता है, हिमाचल का टिश्यू कल्चर की लैब बनाता है। तो हमें ये चीजें समझ नहीं होंगी असल में ना। कुछ चीजें राजनीति डिजायर से बहुत अलग होती हैं। रियल मायने में हम काम करना चाह रहे हैं, हमें यार प्लेटफॉर्म से बात खत्म करो।
ये बताया कि स्वैच्छिक चकबंदी के नाम पर हमको फंसा दिया गया। आपने यूसीसी लागू किया, उस टाइम तो स्वैच्छिक यूसीसी की बात नहीं कही। सरकार जिस चीज़ को अपना फायदा मानती है और जिस चीज़ में जनता का फायदा हो उसको वो स्वैच्छिक चकबंदी या अनेक तरीके के जाल में फंसा देती है, लेकिन जब अपने फायदे की बात होती है उसको तुरंत लागू कर दिया जाता है। हमारे साथ जो पटवाल जी हैं उनकी बात करें कि पटवाल जी, आप जब कीवी की फार्मिंग कर रहे हैं, क्या अगर आपके अलग अलग खेत होते तो हो पाता, या किस तरह से आपने इन 100 नाली की जो जमीन है उसको एकत्रित किया, कितनी कठिनाइयाँ हुई? बेसिकली 100 नाली जमीन जो थी वो बंजर भूमि थी और मेरे बुआ की है, तो उनको भी गाँव छोड़ चुके थे। तो दिमाग में ये था कि वो अलग एक सेपरेट जगह है जंगल के बीच में, तो जिसने भी जाना है वहाँ पे मतलब टक लगा जान जाओ, बोली कि मतलब हाँ उसका देह कि मैंने वहाँ जाना है, और तभी वो हम कामयाब हो पाए। किसी का डिस्टर्बेंस नहीं था, आराम से अपनी खेती की, चाहे कोरोना काल आया तो हम वहीं पड़े रहे और अपना काम करते रहे, किसी से कोई मतलब नहीं था। और जो पानी की व्यवस्था मैंने लिफ्ट कर रखा है खुद अपने, बिना किसी सरकारी मदद के खुद किया हमने सब काम। तो आज लगभग मेरे से सैकड़ों किसान जुड़े हैं और सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार हमारी स्कीमें चला रही है, कीवी मिशन और एप्पल मिशन। भाई जब खेती एक जगह नहीं है, 10 नाली 5 नाली 20 नाली, तो कहाँ से एप्पल मिशन और कीवी मिशन होगा? मिशन तो तभी होगा ना जब उसके 5 नाली एक जगह होंगे, 5 खेत है 10 खेत, और जिन लोगों के 5 खेत 10 खेत एक जगह। मेरे साथ जसवंत भाई हैं, इनके 3 बगीचे लगाए हमने, 2 इनके खेत एक साथ ही, इनमें 65। ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है आपके सामने कि 100 नाली की जब जमीन एक जगह पर मिली तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को भी पाल रहे हैं, उसके साथ साथ 4 लोगों को और पाल पा रहे हैं। तो ये विडंबना उत्तराखंड के प्रत्येक पहाड़ी जिले में है कि जहाँ पर एक साथ हमको ज़मीन नहीं मिल पा रही है। एक साथ ज़मीन होगी तो कृषि ही नहीं बल्कि और काम भी हम कर सकते हैं। कृषि कोई ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा हमने कोई उद्योग लगाना है, किसी प्रकार का कोई काम करना है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको हम एक साथ तभी कर पाएंगे कि जब हमारे पास एक जगह पर ज़मीन होगी। तो ये चकबंदी आंदोलन तमाम उन चीज़ों के लिए है कि अपना स्वरोजगार भी हमको शुरू करना है, तो इसके लिए एक जगह पर जमीन हमारी संगठित होनी चाहिए। बगीचों के आसपास लगभग 10 लोगों को, 10 से 15 लोगों का रोजगार चलता है हमारे यहाँ से, और जितना उनको मनरेगा की दिहाड़ी नहीं मिलती उससे दुगनी दिहाड़ी हम देते हैं उनको। मतलब साल का 4 से 5 लाख रुपए मैं दिहाड़ी देता हूँ, मतलब जो काम करते हो सीजन में 3 बार 4 बार, तो 3 से 4 लाख रुपए दिहाड़ी जाती है उनकी, और गाँव के ही हैं अपने, मतलब लोकल हैं, बाकी बाहर के तो अलग है, बट जो जाते हैं। बिल्कुल ये फ़ायदा बिल्कुल डायरेक्ट रूप से लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पर मेरे साथ प्रांजल भाई भी हैं, उनसे भी जान लेंगे कि इस आंदोलन को काफ़ी दिनों से वो स्टडी कर रहे हैं, किस तरह से आंदोलन होगा और चकबंदी से क्या फ़ायदे और होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई। और जैसा कि हम लंबे समय से, देखिए कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले ये चकबंदी है क्या, आसान भाषा में ये एक समग्र और सामूहिक खेती का उपक्रम है। जब हमारी जो अलग अलग जोतों में अलग अलग जगहों पर जो ज़मीन बिखरी हुई है उन्हें एक साथ लाना और इस तरीका के एक कंपोजिट एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर तैयार करना जो हमारे लिए फ़ायदेमंद, वित्तीय रूप से फ़ायदेमंद साबित हो। ये इसका पहला जो है, इसका बुनियादी जो प्रिंसिपल है वो ये है। दूसरी चीज़, जो समस्याएं जिनसे हम जूझ रहे हैं, जैसे सबसे पहली है कि पलायन की जो समस्या है। अगर हम लोगों को जो 40-45 लाख दिल्ली में रह रहे हैं या मुंबई में रह रहे हैं या अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, अगर उन्हें अपने यहाँ खेती और जीवन उपार्जन के ये तरीके मिल जाएंगे तो क्या वो पलायन करेंगे? हमारे यहाँ आबो हवा बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, हमारी संस्कृति बहुत सुदृढ़ है, तो वो लोग पलायन से बचेंगे, पलायन नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ है बेरोजगारी। आपने देखा है बेरोजगारियों का एक बड़ा आंदोलन भी चल रहा है प्रदेश में। अगर जो है हम सभी सरकारी पदों को भर भी दें तो कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे इस प्रदेश में? क्या हम सभी लोगों को रोजगार दे पाएंगे? 10% लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाएंगे। यानी हमें कुल मिलाकर वापस अपने खेती के 2% बलवंत भाई ने बताया, तो 2% से क्या होगा? 100 में से 98 लोग तो ऐसे ही रहेंगे। वैसे 100 में से 98 लोग जो है बेरोजगारी रहेंगे। तो हमें वापस लौटना इसी जो है सामूहिक उपक्रम पे आना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के, खेती के। तीसरी चीज़ है, हम सामरिक रूप से, हम एक जो है सीमांत प्रदेश है, हमारी जो है प्रदेश की सीमाएं 2 जो है देशों से लगती है, जिसमें से दोनों देश अब हमारे हॉस्टाइल होते जा रहे हैं, हमारे खिलाफ हैं। तो अगर जो है यहाँ से पलायन बढ़ेगा तो वो सामरिक रूप से भी हमारे लिए जो है नुकसानदायक होगा। तो सरकार को इस पर ध्यान देकर उस बसावट को वहीं रखना है अगर, तो हमें जो है चकबंदी जैसे कानूनों की, चकबंदी जैसी व्यवस्था की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरी चीज़ है भूमि, यानी भूमि को बचाने के लिए, संवर्धन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चकबंदी जैसा कानून चाहिए जिसका पहले अंग में भू बंदोबस्त हो सके। वो सारी जमीनें जो है भी कहा कि 10-10 नाली जमीन हर परिवार के पास, हर व्यक्ति के पास, जो उसमें प्रावधान किया गया है कानून में, ये बहुत जरूरी है। और जो भूमिहीन लोग हैं
उसका भी उन्हें जमीनें देने का प्रावधान भी उस कानून में है। तो वो भूमिहीन लोगों को भी जमीनें मिलेंगी, लोगों को जो है एक मिनिमम 10 नाली का एक जो है लैंड बैंक मिलेगा, और जो है चकों में जब भूमि जाएगी तो उस तरीके से हम एक कंपोजिट एग्रीकल्चर वहाँ पर कर पाएंगे। तो ये हम उम्मीद करेंगे सरकार से कि यहाँ भी यशवंत सिंह परमार जी जैसे व्यक्ति हों कि जिनका नाम इस तरह से लिया जाए कि उन्होंने चकबंदी को लागू किया, और बेहद आसान है चकबंदी को। लोग बोलते हैं बहुत डिफिकल्टीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर्किल रेट, हमारा जो भूमि का निस्तारण सर्किल रेट के हिसाब से होता है, उसी तरह से उसी आधार पर चकबंदी को भी आसानी से किया जा सकता है। कोई उसमें डिफ़िकल्टीज नहीं है। जानबूझ के सरकार बोलती है बहुत पेचीदा मामला है, पेचीदा चीज़ें हैं, कुछ भी पेचीदा नहीं है। सरकार के पास पूरी चीज़ें होती, पूरा तंत्र होता है, सब काम इसमें कर सकते हैं। अब मैं बलवंत भाई से भी बात कर लेंगे, क्योंकि आज का जो आंदोलन है, ये चकबंदी जागर यात्रा, कहीं ना कहीं उनके द्वारा, उनके माध्यम से इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया और कहा कि चलो देहरादून चलते हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। इस आंदोलन में एक जान फूंकने का काम किया है। तो बलवंत भाई से भी बात कर लेंगे इस आंदोलन के बारे में। धन्यवाद कुकसाल जी। मैं जो यहाँ पे आज इस जागर यात्रा का हिस्सा बने सभी साथियों को मैं ये मानता हूँ, वैसे मुझे धन्यवाद तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, और ना ये कपिल डोभाल की लड़ाई है, और ना ये मनीष कुकसाल की, ना प्रांजल की, किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। लेकिन चूंकि लोग चकबंदी जैसे जो हमारे अस्तित्व की लड़ाई है उससे बहुत कम लोग जुड़े, इसलिए जो जुड़े, जो मेरे यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग, जो मेरे साथी हैं, छोटे भाई बहन हैं, जो भी जुड़े, उन सभी का सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। दूसरी चीज़, चकबंदी अब खेती को हरा भरा आबाद करने की बात नहीं रह गई, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। बात हो रही थी कि परमार, डॉक्टर परमार कोई उत्तराखंड में भी बने, तो क्यों ना, मेरी धामी जी से ये अपील है कि आप क्यों नहीं परमार बन जाते। मैं गांव से हूं और मैं गांव की बात बताऊंगा आपको, जो एक्चुअल में स्थिति है, क्या हम करेंगे, क्या करने जा रहे हैं। लेकिन पहाड़ जो है वो बिल्कुल बर्बादी की कगार पे है। हमारे पास 5 से 7 साल का समय है, ये आप नोट कर लीजिए, 5 से 7 साल का समय है, और यहाँ की खेती की दशा अगर बदली नहीं गई तो ये पहाड़ बर्बाद है। और क्या सवाल मेरा ये है कि क्या सरकारें इन पहाड़ों को बर्बाद करना चाहती हैं? जो खेती में पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी जैसे विधेयक, कानून होने के बावजूद भी इस पर कार्य नहीं कर रही है। आज क्या था, आज की स्थिति क्या है और 20 साल पहले की स्थिति क्या थी? मैं बीरूखाल से हूँ, भैजरो क्षेत्र से, और जब हम 10वीं 12वीं में थे तो मुझे लगता है कि धुमाकोट के नीचे तक का एरिया पूरा हरा भरा था, और सतपुली से आगे पूरा ही एरिया, सब जगह खेती हो रही थी। धीरे धीरे हमने ये सुना कि धुमाकोट के लोग खेती छोड़ते जा रहे क्योंकि वहाँ सुअर वगैरह ये सब चीज़ें डिस्टर्ब कर रही है। धीरे धीरे वो चीज़ बीरोखाल तक बढ़ी, और आज उसने बैजरो के दायरे को पार करके थलीसैंड ब्लॉक में प्रवेश कर दिया है। लोग कहते हैं जी वहाँ तो खेत सारे आबाद हैं। सवाल आबाद करने का नहीं, सवाल ये है कि वो खेत क्या पलायन को रोक पा रहे हैं, वो हमें आजीविका दे पा रहे हैं। सवाल इस चीज़ का है। खेती के बिखराव ने हमारी महिलाओं को इस कदर खेती छोड़ने पे विवश कर दिया है कि आज स्थिति जो है वो सबके सामने है। मेरा मानना है कि अगर चकबंदी होती है, सरकार जल्दी से जल्दी चकबंदी करती है, तो सबसे जो पहला इसका सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं फ़ायदा होने वाला वो हमारी मातृशक्ति को होगा। क्योंकि आज देखिए इतना बिखराव खेती में कि वो बेचारे परेशान हैं। एक खेत में घास काटने जाते हैं, दूसरे में धान काटने जाते हैं, फिर वहाँ से घास उठाते हैं, इधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं। जो दिन भर 1 घंटे में काम हो सकता है उसके लिए बेचारों को दिन भर रेंगना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर। एक महिला जिसकी शादी हो जाती है 18 से 20 साल में, वो गांव में जीवन यापन करती है, 18 साल तक खेती करती है। जब उसका बच्चा इंटर में चला जाता है तो किसी बढ़िया कॉलेज वगैरह में उसको उसकी पढ़ाई करवानी है, वो बेबस है, उसके पास पैसा ही नहीं है क्योंकि उसकी ज़मीन ने उसे कुछ दिया ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आदमी पहाड़ से पलायन नहीं करेगा तो क्या करेगा?
सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जैसे युवा, देखिए चेकबंदी तो हमें चाहिए, हर हाल में चेकबंदी चाहिए, लेकिन सरकार हमें क्या मजबूर करके सड़कों पे बिठाना चाहती है? जिस उम्र में हमको काम धंधों में लगना चाहिए, इस राज्य को खुशहाल बनाने में योगदान देना चाहिए, उस समय में इस जो हमारा एक जीवन काल का जो पीक समय है उसमें क्या हमें सड़कों पे बैठना चाहिए? जो मेरे साथी युवा है, नौकरी धंधों में है, कोई कहीं है, क्या इनको मजबूर होकर सड़कों पे बैठना पड़ेगा? क्या इस प्रदेश में बिना धरने दिए कोई चीज़ होगी? नहीं। आज के इस कार्यक्रम से, आज की जो जागर यात्रा से हमारा सरकार से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि सरकार चेकबंदी को प्रचार में लाए। मैंने अभी जब मैं बैजरों से चला, बैजरों से और देहरादून तक इस जगह किसी की अलाना डिमकाना ये वो सो भाई, जिससे हमारे प्रदेश ने खुशहाल होना है उसके बहुत बहुत धन्यवाद बलवंत भाई। और अंत में बस ऐसा जो ये परिचर्चा है इसको समाप्त करने से पहले जो इस आंदोलन के प्रणेता रहे श्री गणेश सिंह गरीब जी और उनके नाती भी यहाँ पर है, जरा उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे। नाती अगर हमने आ जाए, पौड़ी जिले के पट्टी असवालसू के ग्राम निवासी हैं और उनके दादाजी ने ये आंदोलन शुरू किया और कहीं आंदोलन को एक मुहिम जरूर मिली और जो उत्तराखंड सरकार ने उस पर कार्य किया, उसके बाद कानून भी बना, लेकिन उस पर कार्य पूरी तरह नहीं हो पाया। आज उनके नाती हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। इस आंदोलन में यहाँ पर पहुँचे। देखिए, ये बड़े खेद की बात है और मुझे अफसोस होता है कि देखिए 1975 से शख्सियत एक आदमी इस आंदोलन को शुरू करता है और आज बड़े अफसोस की बात है कि उनका पोता, तीसरी पीढ़ी इस आंदोलन को लड़ रही है। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमने जो पहल की थी, तो कम से कम हमारे पास एकता है कि हम कुछ कर रहे हैं। और चकबंदी सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक क्रांति है, ये एक सोच है। 1975 की एक सोच थी जो अब हम जिस पे अब काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन चकबंदी करने से हमें सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि पलायन ही रुकेगा, हमारे पास एक अच्छी सुविधाएं भी होंगी गांव में, क्योंकि चकबंदी करने का मतलब है कि खेतों का पुनर्गठन करना। इससे हमारे विवाद भी कम होंगे, थोड़े से जितने भी हमारे गांव में विवाद होते हैं कि ये मेरा खेत वो उसका खेत, तो इससे हमारे विवाद भी कम हो जाएंगे, क्योंकि चकबंदी है, सबके बाद अपने अपने चक पड़े होंगे, तो इससे ये विवाद भी कम होंगे, लड़ाई झगड़े भी कम होंगे। और सरकार हमें एक एग्रीकल्चर के लिए स्कीम्स भी देती हैं, तो हम अगर चकबंदी करेंगे